और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्दी ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद लौटते वक्त उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वो जल्द ही नामांकन भरने की तारीख तय करेंगे, लेकिन ये तय है कि अध्यक्ष पद के लिए ही उम्मीदवार रहेंगे। वहीं G23 गुट से जुड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि G23 का काम खत्म हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जनतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की उनकी मांग मान ली है। देखते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। एक बार मुझे रिक्वेस्ट करनी थी उनको, जब सब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रस्ताव पास कर रही है कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए, तो फिर आप उसी रूप में आप स्वीकार कीजिए। तो मैंने भी काफ़ी बातचीत करने की कोशिश करी, पर वो इस बात के लिए वो कह रहे हैं हमने एक बार फैसला कर लिया कि एक बार कोई गांधी फैमिली का व्यक्ति हम उम्मीदवार नहीं करेंगे। नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बढ़ती सरगर्मी के बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को ये स्पष्ट कर दिया कि इस बार एक गैर गांधी ही कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। ये मुझे मालूम है कि सब लोग चाहते भी हैं, पर मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी बातों का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास किया, कार्यकर्ता चाहते हैं, तो मेरे दिल में उनके प्रति सम्मान बहुत ज़्यादा है। पर एक बार हमने कुछ कारणों से तय कर लिया कि हम लोग इस बार नॉन गांधी फैमिली का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने। उधर एनडीटीवी से बात करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और G23 गुट से जुड़े नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा, G23 का काम खत्म हो गया है, क्योंकि सोनिया गांधी ने जनतांत्रिक तरीके से नए अध्यक्ष का चुनाव कराने की उनकी मांग मान ली है। शशि थरूर, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है। G23 गुट के भी कुछ नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं। मनीष तिवारी के नाम की चर्चा है। देखिए, G23 ये नाम आप लोगों ने दिया था, हमने गोपनीय पत्र 23 जब लिखा था, जो प्रकट हो गया। उसके बाद ने आपने मेहरबानी की, उसको एक लेबल लगा दिया। उसका काम मैं समझता हूँ हो गया, खत्म हो गया। हमारा आग्रह था कि चुनावी प्रक्रिया से आप अध्यक्ष बने और पूरे समय बने। अगर आप पर्चा भर के अगर अध्यक्ष होते हो तो आप ये नहीं कह सकें कि मैं नहीं मिलूंगा किसी को, फिर आपको वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मिलना जुलना होना चाहिए, लोगों राज्यों से बड़े पैसे खर्च करके लोग आते हैं, कोई मिलता नहीं, वो ना हो। ये बात, जो दोनों बातें सोनिया जी ने स्वीकार की है। उधर शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं के साथ बैठकें करती रहीं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अशोक गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने को लेकर उठ रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, सचिन पायलट को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बनना चाहिए। सचिन पायलट बहुत ही होनहार नेता हैं और 2018 में जब उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ तभी सरकार बनी। तो राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट थे, मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी थे और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल थे। वहाँ दोनों को चीफ मिनिस्टर बनाया, सचिन जी को नहीं बनाया था। तो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ये राजस्थान की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं। और लेकिन चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कांग्रेस लीडरशिप और कांग्रेस के विधायक करेंगे। ये तय है लेकिन आचार्य जी की अशोक गहलोत को इस्तीफा देना होगा अगर वो चुनाव जीतते हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, इसे कोई बदल नहीं सकता। धीरे धीरे कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की बड़ी तस्वीर साफ होकर सामने आ रही है। 1996 में सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अब 26 साल बाद एक बार फिर एक गैर गांधी कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय से कैमरा पर्सन जोसेफ के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। दिलचस्प बयान, परिवर्तन संसार का नियम है। 2 दिन के बिहार दौरे के पहले दिन पूर्णिया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री ने नीतीश लालू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कहा कि नीतीश प्रधानमंत्री बनने का सपना छोड़ दें। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार को जंगल राज से बीजेपी ही बचा सकती है। बिहार में सरकार जाने के बाद अपने पहले दौरे पर पूर्णिया पहुंचे अमित शाह के निशाने पर नीतीश कुमार और लालू यादव रहे। उन्होंने नीतीश की मौका परस्ती की मिसालें गिनाते हुए कहा कि वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब छोड़ दें। प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मित्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, इस प्रकार का सत्ता के स्वार्थ से
दल बदल कर नीतीश बाबू प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिहार में सरकार चल सकती है क्या? सुन लीजिए नीतीश बाबू, कान खोल कर सुन लीजिए। लालू जी पूर्णिया से जुड़ी तमाम बड़ी हस्तियों को याद करते हुए शाह ने भीड़ से एक जमीनी रिश्ता जोड़ने की कोशिश की। ये भी कहा कि नीतीश और लालू यादव के जंगल राज से डरने की जरूरत नहीं। जब लालू जी सरकार में जुड़ गए हैं और नीतीश जी लालू की गोदी में बैठे हैं, तब यहां जो डर का माहौल खड़ा हुआ है, मैं आपको कहने आया हूं, ये सीमावर्ती जिले हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार है यहाँ पर। मौजूदा राजनीतिक हालात में बीजेपी अकेली विपक्षी पार्टी है। बाकी सब पार्टियां या तो सरकार के साथ हैं या सरकार को समर्थन दे रही हैं। इसलिए पूर्णिया के भाषण के फौरन बाद तेजस्वी ने अमित शाह की खबर ली। हम तो पहले ही कह रहे थे ना, आएंगे तो झूठों का माहौल गड़बड़ करने के लिए आएंगे और कहेंगे कि जंगल राज है। अरे पहले अमित शाह जी, आप जहां दिल्ली में बैठते हैं, क्राइम में अव्वल नंबर पे आता है, कराने आए थे। राष्ट्र का गृह मंत्री हैं, लेकिन लग रहा था कि भारत का कोई गृह मंत्री है। हमको ना तो नेता लग रहे थे, ना गृह मंत्री लग रहे थे। 2 दिन के इस दौरे में अमित शाह कई रैलियां करने के अलावा राज्य के बीजेपी सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बिहार में चुनौती 2024 की ही नहीं, 2025 की भी है। अमित शाह के भाषण में ये बात नहीं साफ थी कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार बीजेपी आज की तारीख में बिहार की राजनीति में अलग थलग पड़ गई है, उसके पास सहयोगियों का अभाव है, वो उसकी भरपाई कैसे करेगी। निश्चित रूप से कोशिश होगी कि नीतीश कुमार और लालू यादव का जो वोट बैंक है, जो काफ़ी मजबूत माना जाता है, उसमें सेंधमारी करने की कोई ना कोई रणनीति बनाई जाए। कैमरामैन हबीब के साथ पूर्णिया से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो अमित शाह ने नीतीश और लालू की जोड़ी पर हमला बोला तो अमित शाह पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा कि नीतीश ने नहीं बल्कि धोखा तो बीजेपी ने दिया। धोखा तो आपने दिया, षड्यंत्र तो आपने किया, साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के खिलाफ की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो यह भी जाके कहा पटना में कि आने वाले समय में इस देश में सभी दल समाप्त हो जाएंगे और क्षेत्रीय दल समाप्त हो जाएंगे और अकेले भारतीय जनता पार्टी रहेगी। जिस सभा की बात आप कर रहे हैं, उस सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने यह भी कहा, और यह भी कहा कि हम 200 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आधी बात बोलते हैं, यही तो है। उनका एक चेहरा दिखाने वाला है और एक चेहरा मुंह में राम बगल में छुरी। शिवसेना में बगावत के बाद झटके पर झटका खा रहे उद्धव गुट को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करने की इजाजत दे दी है, जबकि एकनाथ शिंदे गुट के दावे को खारिज कर दिया। शिवसेना के लिए खुशखबरी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसको शिवाजी पार्क में दशहरा सम्मेलन करने की अनुमति दे दी है, जबकि इसके पहले बीएमसी ने कानून व्यवस्था का कारण बताते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट दोनों को इजाजत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट यानी हम कहते हैं न्याय देवता, हमारी श्रद्धा है और वही श्रद्धा या विश्वास आज उसका अनुभव हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं मेरे सब शिवसैनिक और जो भी जितने सारे लोग महाराष्ट्र से आने वाले हैं, मेरी माताएं हैं, बहनाएं हैं, भाई हैं, सबको कहता हूं कि अब अपने ऊपर जिम्मेदारी है। हमारी पिछले 55-56 साल की परंपरा है, उसको कलंकित ना होने दें। आइए, जोश से आइए, लेकिन हमारी जो परंपरा है वो हमें आगे लेके जानी है। इसलिए आप डिसिप्लिन और फिर से एक बार कहता हूं, उस परंपरा को कायम रखने के लिए उसके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इस तरीके से बर्ताव करें। अदालत में शुक्रवार को दिन भर चली बहस में बीएमसी ने फिर से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया, तो एकनाथ शिंदे गुट ने
खुद को शिवसेना बताते हुए शिवाजी मैदान पर दावा किया, लेकिन अदालत ने जहां एकनाथ शिंदे गुट के विधायक सदा सरवनकर के अधिकार को खारिज कर दिया, वहीं बीएमसी के फैसले को भी गलत बताया। जो ऑब्जेक्शन महानगर पालिका की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो उठाए गए थे उसको खारिज किया गया है, और जो शिवसेना की बात थी कि जो 1966 से जो दसरा मेळावा शिवसेना पक्ष प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी लेते थे, उनके बाद में माननीय उद्धव जी ले रहे थे, आज उसी रैली को फिर से 2 अक्टूबर से लेके 6 अक्टूबर तक आज उसको परमिशन दी गई हुई है। शिवाजी पार्क पर से अपना अधिकार खारिज होते ही एकनाथ शिंदे गुट ने बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ाने का दावा करते हुए उद्धव ठाकरे गुट को विचारहीन बताया है और बीकेसी मैदान पर बड़ी रैली करने का दावा किया। जो दसरा मेलावा है वो शुरू हुआ था, बाला साहब की टैगलाइन थी कि हिंदुत्ववादी विचारसरणीचे सोनं लुटण्याकरता, हिंदुत्ववादी विचार के लिए उनमें शामिल होने के लिए आप दसरा मेलावा को आजिए, दसरा मेळाव्याला या, अशा इस तरह का टैगलाइन बाला साहब की थी। लेकिन अभी जो मेळावा होने वाला है उसमें आप क्या सुनने वाले? गद्दार, होके, बेईमानी, वज्रमुठ, इसके अलावा आप क्या सुनोगे? क्या उनको क्या अधिकार है हिंदुत्ववादी विचारसरणी से बात करने का? उनको कुछ भी अधिकार नहीं है। बाला साहब का असली विचार एकनाथ शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं। शिवसेना पिछले 56 साल से शिवाजी पार्क पर दशहरा सम्मेलन करती आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट ने सत्ता के जरिए उस पर ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। असली शिवसेना कौन सी है, नकली शिवसेना कौन सी है, ये कानूनी लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन शिवाजी पार्क में दशहरा रैली को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट के आए आज के फैसले से शिवसेना और बाला साहब ठाकरे की विरासत पर उद्धव ठाकरे गुट के दावे को मजबूत आधार जरूर मिला है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हरियाणा में शिक्षक और छात्र दोनों ऑनलाइन तबादला नीति से परेशान हैं। कई स्कूलों में शिक्षक ही नहीं बचे, बच्चे प्रदर्शन को मजबूर हैं कि किसी तरह उनकी पढ़ाई हो। हिसार के फरीदपुर गांव की छात्रा मुस्कान कई दिनों से धरने पर हैं। उसके स्कूल में शिक्षक ही नहीं बचे, जबकि 30 तारीख से इम्तिहान है। 3 तारीख से सर हमारा धरना शुरू हुआ था, अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आया। राज्य मंत्री से गांव वाले मिले थे तो उनका भी कोई समाधान नहीं आया, और बीओ भी स्कूल में आए थे, लेकिन कोई भी समाधान अब तक नहीं हुआ। और 29 तारीख से हमारे पेपर शुरू हैं, तो हम यहीं बैठकर तैयारी कर रहे हैं। ये हालत हिसार के अलावा कैथल, पलवल आदि जिलों की भी है। शिक्षक या तो नहीं है या फिर बहुत कम हैं। लोग स्कूलों के बाहर प्रदर्शन को मजबूर हैं। कैथल के संदलखेड़ी गांव के सुभाष के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापकों की कमी को लेकर वो परेशान हैं। यहाँ पर जो सैंक्शन पोस्ट पहले 9 थी, अब उनमें से 2 जो बची हैं, उनमें से एक गेस्ट टीचर है और एक पक्का है, और अभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अब हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को कहाँ पे ले जाया जाए। ना प्राइवेटों में पढ़ाने की लोगों की गुंजाइश है, यहाँ पे तमाम गरीब तबका के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल बचाओ, अध्यापक दो, हमें पढ़ने दो, अध्यापक दो। दरअसल नई ऑनलाइन तबादला नीति में अध्यापकों से उनकी पसंद के केंद्र भरवाए गए। 28,000 रेगुलर और 6,000 गेस्ट टीचरों के तबादले भी किए गए, लेकिन इसकी वजह से ग्रामीण स्कूलों में शिक्षक नहीं बचे। शिक्षक भी इन हालात से परेशान हैं। कैथल की शिक्षक रेखा ये परेशानी बताती हैं। मैंने 40 स्टेशन जो भरे थे, उनमें से मुझे एक भी नहीं दिया गया। और अब जो नूह मेवात में है, वो मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर है। और मेरे घर में मेरी सास बीमार है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। 6 साल की गुड़िया है जिसको मेरी ज़रूरत है, और मेरा बेटा स्कूल जाता है और आधे से ज़्यादा सेशन जा चुका है। अब मैं बच्चों का कहाँ उठा के लेके जाऊँ? बच्चों के 6 माही एग्जाम सिर पर हैं, लेकिन बच्चे स्कूलों के बाहर धरने पर बैठे हैं और उन्हें कोई पढ़ाने वाला भी नहीं है। कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।